नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी एक अहम खबर के साथ में। दरअसल भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज खुल गए हैं। धाम के कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। केदार नगरी बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल भगवान केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार सुबह 6:25 पर खोल दिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। मंदिर की 10 क्विंटल फूलों के साथ ही लाइटिंग से भव्य सजावट भी की गई। पहले दिन दर्शनों के लिए 15,000 से ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम और यात्रा पड़ावों पर पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी कपाट खुलने के वक्त धाम में मौजूद रहे। वो भी इस पल के साक्षी बने। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रोच्चार और सभी विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। साथ ही बाबा केदार के अलौकिक दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने बाबा से सभी प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी महायोजना के कार्य के दौरान मंदिर के आसपास हटाई गई प्रसाद की दुकानें अभी अस्थायी रूप से मंदिर मार्ग पर सड़क किनारे नजर आएंगी और यहीं से श्रद्धालु प्रसाद खरीद सकेंगे। चारधाम यात्रा में पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकरण को भी अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले ज्यादा जानकारी आपको दें, इन तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए किस तरह से बाबा केदारनाथ के धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज केदार घाटी में सुनाई दे रही है। भक्तिमय वातावरण के बीच में इन तस्वीरों को आप देखिए। सुबह 6:25 पर ये तस्वीरें कपाट खुलने की हैं और जैसे ही ये कपाट खुले वैसे ही केदार घाटी बाबा भोलेनाथ के जयकारों के साथ गूंज उठी। हर और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर से आते हैं और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले, ये अलौकिक दृश्य हम आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। गाजे बाजे के साथ में जो आर्मी का बैंड होता है, बाकायदा वो भी यहाँ पर सुनाई देती है। और ये नज़ारा आप देखिए किस तरह से पहाड़ों पर बर्फ नजर आ रही है और बर्फ के बीच में बाबा केदारनाथ धाम की जो अनुपम छटा है वो देखते ही बन रही है। बात श्रद्धालुओं की परेशानियों को लेकर के भी कर लेते हैं। दरअसल पर्यटन विभाग की ओर से पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है और शुरुआती दौर में पंजीकरण करवाने में खासी परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। यात्रियों को देर रात तक भूखे प्यासे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। पंजीकरण स्थलों पर मानव संसाधनों की भी कमी शुरुआती दौर में देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी के हिना में भी पंजीकरण स्थल बनाया गया है, लेकिन यहाँ पंजीकरण कराना यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ नजर आ रहा है। दरअसल चारधाम यात्रा शुरू होते ही यात्रियों के सामने कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। यात्रियों को सड़क पर जाम के साथ डीजल पेट्रोल को लेकर भी समस्या झेलनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जब कपाट खुले उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। केदारनाथ धाम में वो मौजूद थे। उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी बाबा केदारनाथ धाम पहुंची थी और उन्होंने पूजा अर्चना यहाँ पर की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि यात्रा सफल रहे और सभी यात्री स्वस्थ और सुरक्षित रहे। चारधाम यात्रा और हेमकुंड आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग के अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे रिफ्लेक्टर साइन बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं। इससे रात्रि में वाहनों को मार्ग संकरा, दुर्घटना बहुल्य क्षेत्र, आबादी वाले क्षेत्र के साथ साथ अन्य सांकेतिक और आदेशात्मक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रातः 4 बजे से रात 10 बजे तक ही वाहनों की आवाजाही होगी। साइन बोर्ड लगाने का मकसद तीर्थ यात्रियों की यात्रा को
सुरक्षित और सुगम बनाना है। जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से तिलों के तेल की कलश यात्रा आज आदि शंकराचार्य की गद्दी के साथ पांडुकेश्वर स्थित योगधान बद्री मंदिर और 7 मई को वहां से भगवान के प्रतिनिधि उद्धव जी और देवताओं के खजांची कुबेर जी की डोली के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। 8 मई को सुबह 6:15 पर इस धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से यात्रा हो रही थी, उस पर प्रतिबंध रहा था। कोरोना की वजह से यात्रा की अनुमति नहीं मिल पाई थी। उसके बाद श्रद्धालु बेसब्री से चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे थे और जब बाद में प्रतिबंध के साथ यात्रा शुरू हुई थी, जिससे काफी कम संख्या में जो वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। लेकिन अब जो प्रतिबंध है, हालांकि जो रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या है वो जरूर निर्धारित कर दी गई है, लेकिन पहले के 2 सालों से तुलना करें तो उसके मुकाबले बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचने लगे हैं। और इस बार ये उम्मीद भी की जा रही है कि अब तक के सभी रिकॉर्ड चारधाम यात्रा में आने वाले भक्तों की संख्या से टूट जाएंगे। केदारनाथ धाम समेत यात्रा पड़ावों में सभी होटलों की बुकिंग 15 जून तक लगभग फुल हो चुकी है। हेली टिकट की बुकिंग भी फुल हो चुकी है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में दर्शनों के लिए अब भक्त पहुंचेंगे। बात कपाट खुलने के वक्त की करें तो इस दौरान भी करीब 7000 से ज्यादा भक्त यहां पर मौजूद थे। आने वाले 6 महीनों तक यहीं पर भक्त भोले बाबा के दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलने के वक्त भी इस तरह से हमने आपको बताया कि दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं स्थल के साक्षी यहाँ पर बने हैं और उन्होंने इस पल को अपने जहन में, अपनी यादों में हमेशा के लिए कैद कर लिया है। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं कि लंबे अरसे से जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे, जिन लोगों के मन में था कि हम भी चारधाम यात्रा करेंगे, उनका जो सपना है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और श्रद्धालुओं में जो हर्षोल्लास है वो देखते ही बन रहा है। कपाट खुलने के साथ ही जो हेली सेवा है वो भी शुरू कर दी गई है। सभी हेलीपैड का निरीक्षण कर हेली कंपनियों को उड़ान की अनुमति भी दे दी गई है और 5 जून तक के लिए सभी हेली टिकटों की बुकिंग भी हो चुकी है। अब तक 30,267 टिकट ऑनलाइन बुक किए गए हैं। तो ये जो नजारा है वो देखते ही बन रहा है। बाबा केदार के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा है। सुबह 6:25 पर ये कपाट खुले हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। आखिर तो कौन सी मान्यताएं हैं उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक केदारनाथ का भगवान शिव का चिरपरिचित आवास है और भूस्वर्ग के समान है। वहीं केदार खंड में उल्लेख है कि बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। हर साल भैया-दूज पर केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। इस दौरान मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन कहते हैं कि शीतकाल के लिए कपाट बंद होने पर 6 माह तक मंदिर में दीपक नित्य जलता रहता है। और ये मान्यता है कि यहाँ पर जो दिया है वो बुझता नहीं है। शीतकाल में बाहर बर्फ पड़ रही होती है, इसके आसपास कोई नहीं होता है, मंदिर प्रांगण में भी कोई नहीं होता है, धाम के परिसर में भी कोई नहीं होता है, लेकिन जो दिया है वो जलता रहता है। पुराणों के मुताबिक केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना के मुताबिक सदा ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वर प्रदान किया था। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। केदारनाथ धाम के बारे में एक कथा ये भी प्रचलित है कि जिसके मुताबिक पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें भ्रातृ हत्या से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि महाभारत में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन
भगवान उनसे रुष्ट थे, इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में चले गए। पांडव भी उनके दर्शनों के लिए केदार पहुंच गए। शिवजी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच चले गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब पशु तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी भैंसे ने ऐसा नहीं किया। भीम बलपूर्वक इस भैंसे पर झपटे, लेकिन भैंसा भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने भैंसे की त्रिकोणात्मक पीठ को पकड़ लिया था, उसके एक हिस्से को पकड़ लिया था। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि उसी वक्त में भगवान शिव भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं। ये वो मान्यताएं हैं जो केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई हैं। और आज के दिन में हम इन मान्यताओं के बारे में, कथाओं के बारे में इसलिए बता रहे हैं आपको, क्योंकि आज बाबा केदार के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं। लिहाजा आपको ये पता होना भी बेहद जरूरी है कि उस धाम से जुड़ी कौन सी जो कथाएं हैं वो कुछ नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। ये दिखा रही हैं कि भगवान शिव के प्रति जो लोगों में आस्था है, दूर दूर से उन लोगों को चारधाम यात्रा पर लेकर आती है। और कहते हैं कि चारधाम यात्रा पर वही पहुंचता है जिसे भगवान वहां पर बुलाते हैं। और मान्यताएं कई हैं, परंपराएं कई हैं। और जब विधि विधान के साथ में, पूजा अर्चना के साथ में, जब मंत्रोच्चार के साथ में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले, तो जो वो नजारा था, उस नजारे को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद अपने आप बयां कर रही हैं। पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया है और इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी नेताओं ने की है, जिसके बाद सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा है कि तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस के 50 जवान घर से गिरफ्तार करके ले गए हैं। उन्होंने कहा कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, उसे ऐसी हरकतों से ना डराया जा सकता है और ना ही कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक सच्चे सरदार से इतना डर क्यों। इस मामले पर हरियाणा बीजेपी नेता अरुण यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल तजिंदर बग्गा से डर गए हैं, अब पंजाब पुलिस का सहारा ले रहे हैं। ट्वीट कर यादव ने मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संज्ञान लेने के लिए भी कहा है। कपिल मिश्रा ने क्या ट्वीट किया है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई सवाल उन्होंने पंजाब पुलिस पर खड़े किए हैं। सवाल ये पूछा है कि आखिर ये पंजाब के जनादेश को अपमान क्यों किया जा रहा है। सवाल कई सारे उन्होंने पूछे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन्होंने ये पूछा है कि जब पंजाब की जनता ने जनादेश पंजाब में काम करने के लिए दिया है तो फिर उसका दुरुपयोग पंजाब की सरकार क्यों कर रही है। आरोप यह भी लगाया है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने कहा कि बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बग्गा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धमकी दी थी। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर केजरीवाल के खिलाफ विवादित ट्वीट करने का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ मोहाली साइबर क्राइम ने केस दर्ज किया था। आपके प्रवक्ता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। इस बारे में बग्गा के एक विवादित ट्वीट का हवाला दिया गया है जो दिल्ली विधानसभा में द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केजरीवाल के बयान के बाद बग्गा ने किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बग्गा ने केजरीवाल को धमकी भरे लहजे में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में बग्गा ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक नहीं 100 FIR करो, लेकिन केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठा बोलेंगे तो मैं विरोध करूंगा। अगर वे कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर ठहाके लगा के हंसेंगे तो मैं विरोध करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो अंजाम भुगतना पड़े मैं तैयार हूं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की बीजेपी की मांग पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि टैक्स फ्री करने के बजाय फिल्म को यूट्यूब पर डाल दो, जिसके बाद तजिंदर बग्गा ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और अब सियासत इसी पूरे मसले को लेकर के देखने को मिल रही है। आरोप ये लग रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वे द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करवाया है। बाकायदा मोहाली की साइबर सेल ने इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट दर्ज की है और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पंजाब पुलिस की कार्रवाई पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और गाजियाबाद में ज्यादा देखने को मिल रही है। पंजाब में भले ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, पंजाब में क्या कुछ हो रहा है वो शायद पंजाब पुलिस को नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कुमार विश्वास के घर पर पुलिस पहुंच गई थी, अलका लांबा ने भी इस तरह की बात कही थी और अब तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि ये द्वेषपूर्ण राजनीति आखिर कब तक चलती रहेगी? पंजाब में जो कानून व्यवस्था है उसे मजबूत करने पर क्यों नहीं सरकार का ध्यान जा रहा है? सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जो द्वेषपूर्ण राजनीति है उससे ऊपर उठकर के राजनीतिक दल जिस काम के लिए उन्हें जनता ने चुना है वो काम करते हुए नजर आएंगे ताकि जनता को जो विकास योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके, अच्छी कानून व्यवस्था लोगों को मिल सके और लोग अपराध मुक्त वातावरण में आराम से चैन की सांस ले सकें। लेकिन अगर पंजाब पुलिस इसी तरह से राजनीति का मोहरा बनती हुई नजर आएगी, राजनीति के जो सिपाही हैं, राजनीति का सिपाही मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं पर जिम्मेदारी है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जनता को मुहैया कराने की, किस तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, उसको मजबूत करने की दिशा में अच्छे कदम उठाने की, जनता की आवाज बनकर जनता की मांगों को पूरा करने की। लेकिन जब द्वेषपूर्ण राजनीति इस तरह से होती हुई नजर आएगी और जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है, अगर इस तरह से कार्रवाई का सिलसिला चलेगा तो फिर सवाल तो कई सारे उठेंगे। चलिए आपको सुना देते हैं कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा है। आज सुबह लगभग 6 बजे 50 से ज्यादा पंजाब पुलिस के सिपाहियों ने तजिंदर बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। दिल्ली में जगह जगह पंजाब पुलिस के लोग घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तजिंदर बग्गा एक सच्चा सरदार है, एक बहादुर और साहसी सरदार है और अरविंद केजरीवाल एक सच्चे सरदार से डर गए हैं। इस प्रकार पुलिस का मिसयूज भारत के इतिहास में कभी नहीं किया गया। अभी तो 1 महीना हुआ है पुलिस की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास आए हुए, और इस प्रकार से पुलिस को एक्टिविस्टों को उठाने के लिए, सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही पुलिस पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में लगे तो शायद पटियाला में जो हो रहा है वो नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सारा देश आज तजिंदर बग्गा के साथ खड़ा है और अरविंद केजरीवाल का डिक्टेटर वाला चेहरा, जिसके बारे में लोग चर्चा करते थे, पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल, वो आज हम सबके सामने है। तो सुना आपने कपिल मिश्रा ने क्या कहा। कपिल मिश्रा ने कहा कि अभी तो कुछ ही वक्त हुआ है अरविंद केजरीवाल के हाथ में पुलिस की पावर आए हुए। ये उन्होंने पंजाब के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और वहां की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हाथ में अब आ गई है। सवाल ये उठता है कि क्या कानून व्यवस्था हाथ में आने का मतलब ये है कि द्वेषपूर्ण राजनीति को बढ़ावा दिया जाए? क्योंकि इस तरह के आरोप बीजेपी पर भी लगते रहे हैं। बीजेपी पर जो जांच एजेंसी हैं उनके इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है और अब
उसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जो अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कर रही है, इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान सामने आता है, साथ ही साथ सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है, इस पर भी नजरें हमारी लगातार बनी रहेंगी। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। एक बार फिर से कोरोना के मामले 3000 से ज्यादा सामने आए हैं, जिसके बाद टेंशन बढ़ना लाजमी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3545 नए मामले सामने आए हैं। तो भारत में कोरोना के मामलों में फिर से उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3545 नए मामले सामने आए। इस दौरान 27 मरीजों की मौत भी हुई है। बता दें कि यह लगातार तीसरा दिन है जब लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 3 मई को 3205 जबकि 4 मई को कुल 3275 मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना से कुल 3549 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 19,688 हो गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.05% है। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,30,94,938 हो गई है। उसके साथ ही देश में कोविड के कुल 5,24,002 लोगों की मौत के मामले भी सामने आए हैं। तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह आ रही है कि जो एक्टिव मामले हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है। यानी कि जितने केसेस सामने आए हैं उससे ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। लेकिन अगर कोरोना का ग्राफ इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि कोरोना अब उतना मारक नजर नहीं आ रहा है। अभी वो नौबत नहीं आई है कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आपको अस्पतालों में भर्ती करना पड़े। इस तरह की स्थिति अभी सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अगर आप सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हुआ हो। इसके अलावा जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना भी बेहद जरूरी है। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामलों को अगर कम करना है तो इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? आपको याद दिला दें कि कुछ वक्त पहले दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मास्क पर जो प्रतिबंध लगाया था वो हटा दिया था। यानी कि अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके चेहरे पर मास्क लगा होना चाहिए। लेकिन क्या दिल्ली के लोग कोविड प्रोटोकॉल को मान रहे हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने मास्क ना पहनने पर 22 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले को बढ़ता देखकर राज्य सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को फिर से लागू कर दिया था। वहीं आंकड़ों के मुताबिक जब से दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू हुई है उसके बाद से अब तक दिल्ली में 4,500 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। इन 4,500 लोगों से कुल 22 लाख रुपए के जुर्माने की रकम वसूली गई है। ये आंकड़े सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सामने आए हैं। डीडीएमए ने पिछले महीने एक बैठक में मास्क न लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया था। वहीं डीडीएमए द्वारा 22 अप्रैल को सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया था। पूरे शहर में 23 अप्रैल से 4 मई के बीच मास्क न लगाने पर अब तक कुल 4,504 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी जिले में 1,133, नई दिल्ली में 705, दक्षिण पश्चिमी जिले में 588, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 562 और दक्षिण पूर्वी जिले में 553 लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। शाहदरा और मध्य जिले में किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर अब तक 22,05,500 रुपए का जुर्माना वसूला है और 7,66,500 रुपए भी वसूले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामलों को बढ़ता देखकर राज्य सरकार ने मास्क की अनिवार्यता फिर से लागू कर दी है और मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना भी निर्धारित किया है। लेकिन इसके बावजूद लोग नियमों को मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोरोना नियमों
को जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका लोग पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चालान बाकायदा काटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जुर्माना भरेंगे लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में बात बिजली संकट की भी कर लेते हैं। दरअसल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में देश के कई राज्यों में लोगों को बिजली कटौती का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं बिजली संकट के बीच रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेनें कैंसिल करने की बात कही है। रेलवे के इस फैसले के बाद यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगले 20 दिनों तक रेलवे ने कम से कम 1100 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला किया है। पिछले कुछ वक्त से रेलवे बिजली संकट का सामना कर रहा है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे ने देश के अलग अलग कोने में कोयले की आपूर्ति के लिए मालगाड़ी से 15% अतिरिक्त कोयले की ढुलाई लगातार की जा रही है। ऐसे में देश में कोयले की ढुलाई में किसी तरह की परेशानी ना हो, इस कारण पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है। रेलवे ने मई के महीने तक कम से कम 1100 ट्रेनों को कैंसिल करने का यह फैसला लिया है, जिसमें 500 एक्सप्रेस ट्रेनें हैं और 580 पैसेंजर ट्रेनों को शामिल किया गया है। ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल देश के कई राज्य इस वक्त बिजली संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस बिजली संकट को दूर करने के लिए रेलवे अपनी मालगाड़ियों से ज्यादा माल ढुलाई करवा रहा है। ऐसे में कोयला उत्पादक राज्य जैसे ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस राज्य की ट्रेनों को बड़ी संख्या में कैंसिल किया गया है। देश के कई राज्य जैसे यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, दिल्ली जैसे कई राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई बैठकें करके ज्यादा से ज्यादा कोयला सप्लाई का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने बताया कि अप्रैल में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बिजली की खपत में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में रेलवे को बिजली और कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अप्रैल 2021 के मुकाबले 2022 में करीब 15 से 20% तक ज्यादा कोयले की ढुलाई करनी पड़ रही है। ऐसे में रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला लिया है। जिन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है उनका इस्तेमाल रेलवे जो कोयला है उसकी ढुलाई करने के लिए करेगा। तो बिजली संकट के बीच रेलवे ने यह फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस फैसले की मार कई यात्रियों पर पड़ेगी। जिन यात्रियों को इस वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब रेलवे को इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। लेकिन जो ट्रेनें कैंसिल की गई हैं उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो वजह है बिजली संकट। और जो ये ट्रेनें हैं उनका इस्तेमाल जो कोयला है उसकी ढुलाई के लिए किया जाएगा। फिलहाल के लिए देश लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।